हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए प्रदीप लाड है। आई एम फाउंडर ऑफ लोन डीपीआर। हमने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिलीवर की है, लोन के लिए, सब्सिडीज के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग बैंकों के लिए दी है अभी तक। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, या कंसल्टेंट आते हैं, या सीए रहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट आते हैं। उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उस दिक्कतें में हमने कुछ ऐसे चीज़ें या कोई ऐसे पॉइंट हमने नोटिस की जो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय बहुत सारे लोगों को वो डाउट हो सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये आज का वीडियो है। इसमें हम आज यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय कौन कौन से मेजरली 6 मिस्टेक्स करते हैं लोग, या कंसल्टेंट करते हैं, या B2B रहेंगे या B2C रहेंगे, लोग रहेंगे वो करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है, बराबर। तो चलते हैं, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 6 कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट बिग मिस्टेक है रेशियोज। हम जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो रेशियोज के बारे में हम इतना ध्यान नहीं रखते। जैसे कि मानिए अगर हम सीसी ले रहे हैं, बराबर, तो उसमें करंट रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर हम टर्म लोन ले रहे हैं और सीसी ले रहे हैं तो DSCR रेशियो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर अपना फंड हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग TOL TNW रेशियोज है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज रहते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो रहता है, TON TNW रेशियो रहता है, फिक्स एसेट रेशियो रहता है, इंटरेस्ट बेयरिंग रेशियो रहता है, ऐसे GP रेशियो होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे रेशियो रहते हैं जो कि बहुत सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेशियो पे आप जब भी किसी बैंक में अगर एप्लीकेशन करते हो तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी रेशियो पे डिपेंड करता है। अभी मानिए अगर आपके यानी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगर रेशियोज अगर सही रहेंगे या बराबर रहेंगे तो जो कस्टमर है, बराबर, तो उनका बैंक में जब भी वो लोन करेंगे ना तब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में यानी अच्छा खासा कम हो सकता है, बराबर। अगर वहाँ पे मानिए कि अपना TNW अगर रेशियो सही नहीं रहेगा, बराबर, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है कस्टमर का। तो इसीलिए रेशियोज एनालिसिस या रेशियो सही होना बहुत जरूरी है। वैसे ही सेकंड चीज़ है फॉरकास्टिंग। अभी फॉरकास्टिंग मीन्स क्या होता है कि हम सेल्स कितना शो करते हैं, सेल के हिसाब से हम परचेज जितना शो कर रहेगा, उतना वेजेस रहेंगे, लेबर रहेंगे, जो भी हम फ्यूचर का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, बराबर, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ताकि जब भी हम किसी बैंक में या किसी सब्सिडी डिपार्टमेंट में अगर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम सबमिट कर रहे हैं, बराबर, तो उनको वो जो सेल दिखाया है या परचेज रहेंगे या नेट प्रॉफिट रहेगा वो बराबर होना चाहिए या प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उनको सही लगे कि एक्टिवली इतना वो अचीव कर सके, बराबर। तो उसी हिसाब से उनका फोरकास्टिंग होना जरूरी है। और थर्ड थिंग जो मेन इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट की गलतियाँ होती है। यानी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट होना सही है, क्योंकि क्या है कि अभी मानिए कि अगर कोई कस्टमर CC ले रहा है या वर्किंग कैपिटल ले रहा है या OD ले रहा है, बराबर, वो बिजनेस के लिए ले लेता है। यानी वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है, मानिए कि अगर हम स्टॉक लेते हैं, स्टॉक लेने के बाद उसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड बनने के बाद उसे हम बेचते हैं, बेचने के बाद वहाँ पे डेटर्स क्रिएट होते हैं और डेटर्स से फिर से कैश होता है। ये जो वर्किंग साइकिल है, बराबर, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो चलाने के लिए जो फंड लगते हैं तो उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, बराबर। अभी ये वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए कितना एक्चुअली फंड की जरूरत है, अभी अपना सेल कितना है और अपने डेटर्स का ये क्या है, यानी टाइम क्या है। अभी मानिए कि हमने अगर बेच दिया किसी को उधारी में, अगर वो 1 मंथ में पे कर रहा है या 2 मंथ में पे कर रहा है, तो उतना वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट होना सही है। यानी उतना हमें उसी अमाउंट का हमें CC चाहिए या OD चाहिए या ओवरड्राफ्ट चाहिए, जो भी चाहिए, यानी उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल का हमें लोन लेना चाहिए। अभी उसमें क्या होता है कि हमें नायर कमेटी का रेशियो देखना पड़ता है, 10-10 कमेटी का रेशियो देखना पड़ता है, MPPF की जो गाइडलाइंस है वो भी देखना पड़ता है। ये सब रेशियो अगर सही रहेंगे तो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट प्रॉपर हो जाता है। अभी फोर्थ थिंग है निगेटिव कैश। अब ये बहुत सारे लोग जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो वो जो कैश फ्लो बनाते या फंड फ्लो बनाते हैं ना, तो उसमें कैश का जो कंपोनेंट होता है, यानी साल में कितना कैश आया, कितना हमने एक्सपेंस किया, वो जाके जो आता है अमाउंट आता है, बराबर, कैश फ्लो में वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी है, वो सब गलत हो जाता है, यानी वो सब गलत होता है। इसलिए अपना कैश फ्लो में या फंड फ्लो में अपना कैश इक्विवेलेंट बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या थोड़ा तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। फिफ्थ थिंग है लोन वर्किंग। भी मानिए कि अगर हम लोन ले रहे हैं, मानिए कि आज अगर हमने लोन लिया तो उसका किस्त कब आ रहा है, यानी उसका EMI कब से स्टार्ट हो रहा है। अभी मानिए कि 6 महीने के बाद हो रहा है, तो अभी मानिए आज से 6 महीने तक मॉडरेट पीरियड भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद वो 6 महीने के बाद वो जो EMI स्टार्ट होगा, बराबर, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्यूर क्या है, बराबर, ये सब
हमें कैलकुलेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। ये देखते हुए भी और भी एक चीज़ उसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि अगर उस कस्टमर में अगर पुराना कोई लोन लिया होगा, मतलब पुराना लोन का भी हमें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसिडर करना पड़ता है। अभी मानिए कि एक कस्टमर है, उन्होंने पहले से ही 1 करोड़ का टर्म लोन ले चुका है और उन्होंने 2 साल हो गया है, तो आज का EMI क्या है और आज का आज से अभी मानिए कि यानी इस मंथ से आगे मार्च तक जो भी इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट प्रॉपर उसमें शो करना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो ये अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही और बराबर बन सकता है। और लास्ट थिंग है ओवर एस्टिमेट्स। अभी ओवर एस्टिमेट्स में जब भी हम बनाएंगे यानी तो क्या होता है, यानी ओवर एस्टिमेट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा प्लान का कैपेसिटी कितना है, हमारा एक्चुअल वर्किंग डेज कितना है, हमारे पास वर्कर कितने हैं या लेबर कितने हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमारा सेल प्राइस क्या है। अभी मानिए कि अगर हमारा डेली का 1000 का कैपेसिटी है और हम ऐसे अगर देखेंगे यानी साल भर में अगर हम एक्चुअल वर्किंग करेंगे तो मोटा मोटा पकड़ के हमारा वर्किंग डेज 300 डेज होता है बराबर, क्योंकि उसमें सैटरडे आते हैं और संडे को आते हैं और सैटरडे भी आते हैं और बहुत सारे जो फेस्टिवल रहते हैं वो रहते हैं, तो उस दौरान हमारी फैक्ट्री रहेगा, हमारा बिजनेस बंद रहता है, तो उसका भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेकंड थिंग रहता है कि उसी हिसाब से हमें परचेज, अगर सेल्स इतना हो रहा है तो परचेज भी उसी हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। और जो भी अभी मानिए कि हमारे पास लेबर कितने हैं, अगर मानिए कि अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो उसमें आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, यानी उस हिसाब से हमें टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं ओवर एस्टिमेट। तो ऐसा ओवर एस्टिमेट्स नहीं होना चाहिए। ये अभी तक के 6 चीज़ें हैं जो B2B रहेंगे, CA रहेंगे, टैक्स कंसल्टेंट रहेंगे, सब्सिडी कंसल्टेंट, लोन कंसल्टेंट, बराबर, ये यहाँ पे मेजरली गलतियाँ करते हैं, बराबर। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, यानी 6 मिस्टेक। रेशियो सही चाहिए, फोरकास्टिंग बराबर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट ठीक ठाक से होना चाहिए, नेगेटिव कैश नहीं होना चाहिए, लोन का EMI क्या है, लोन का मोरेटोरियम पीरियड क्या है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कंसिडर करना पड़ेगा। और 6 थिंग है ओवर एस्टिमेट, जो अभी मैंने बोली, बराबर। ये अगर 6 चीज़ें अगर हम सही ढंग से अगर बनाएंगे यानी उसमें अगर कंसिडर करेंगे तो अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा वो बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर कोई बैंक एक्सेप्ट करेगा, हर कोई सब्सिडी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, ये अपना बढ़िया सा मीन्स बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।